बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी में हमारा आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लैम्शिया। अब हमने पढ़नी है जी मैनेजमेंट ऑफ फिट्स एट होम। अगर घर में किसी को झटके वगैरह लगने लग जाएँ तो उसकी कैसे मैनेजमेंट करनी है आपने घर में। द पेशेंट शुड बी ट्रांसफर टू हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। पहले तो आपने ट्राई करनी है कि जितनी जल्दी हो सके आप पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएँ। क्लियर द एयर वे, उसके सांस लेने का रास्ता क्लियर करें। प्रिवेंट इंजरी, उस खुद को नुकसान पहुँचाने से उसको प्रिवेंट करें। टाइट लूजन क्लॉथ, उसके क्लॉथ जो लूज़ कर दें उसके अराउंड हर नेक एंड वेस्ट। अटैच बेड टू द वॉल, बेड को दीवार के साथ लगा दें। नेवर लीव पेशेंट अलोन, पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना। रिमूव डेंचर्स एंड हेयर पिन्स, अगर उसने हेयर पिन्स लगाई है या आर्टिफिशियल टीथ लगाए हैं उसको रिमूव कर दें। टर्न पेशेंट हेड वन साइड, प्लेस अ पैडल स्पून और स्पैचुला बिटवीन द टीथ टू प्रिवेंट। उन्होंने बोला कि अगर पेशेंट का फेस एक साइड पे कर दे और कोई चम्मच या स्पैचुला वगैरह उसके मुंह में रख दें ताकि उसकी इतना जुबान जॉस के दरमियान, टीथ के दरमियान ना आ जाए। सिडेट पेशेंट विद डायज़ेपाम, वेलियम, फेनर्गन इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर शुड एडमिनिस्टर 3 मिनट्स बिफोर मूविंग द पेशेंट। पेशेंट को मूव करने से पहले हम लोगों ने वेलियम, डायज़ेपाम या फेनर्गन वगैरह उसको लगा देना। IV, IM जो भी जैसे भी आपको ईजी लगे। ट्रांसफ़र टू पेशेंट टू हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल एंड मिडवाइफ शुड अकम्पनी हर पेशेंट टू हॉस्पिटल। यानी कि उन्होंने बोला पेशेंट को जल्दी जल्दी आप हॉस्पिटल रेफ़र करें, मिडवाइफ का साथ में होना लाजम है। की पेशेंट इन लेटर पोजीशन, पेशेंट को लेटर पोजीशन में हम लोगों ने रखना है, ठीक है, एट हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में हम लोगों ने क्या करना है जी, रिसीव पेशेंट इन क्वाइट एंड डार्क रूम, पेशेंट को हमें डार्क रूम में लिटाना है। वन स्टाफ मस्ट रिमेन विद पेशेंट, एक स्टाफ को चाहिए कि वो हमेशा मरीज़ के साथ रहे। इन्फॉर्म डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल पेशेंट एज सुन एज पेशेंट अराइव एट यूनिट, जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल आ गया डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। क्लियर एंड मेंटेन द पेशेंट एयरवे by assertion of an airway by placing the mother in semi prone position in order to facilitate the drainage of saliva and vomitus। यानी कि उन्होंने बोला कि पेशेंट का एयरवे क्लियर करना है, मदर को सेमी प्रोन पोजीशन में लिटाना है ताकि उसका सलाइवा वगैरह निकलता रहे, वोमिट वगैरह निकलती रहे। नेवर डू एनी प्रोसीजर ट्रीटमेंट अंटिल द पेशेंट इज़ वेल सेडेट, जब तक पेशेंट को अच्छी तरह आप नींद में ना ले आना तब तक अन्य में कोई प्रोसीजर नहीं करना है। शेव द वैल्यू एंड इंसर्ट इन डिवेलिंग कैथेटर टू मेजर यूरिन आउटपुट, यानी कि हम लोगों ने उसको यूरिन कैथेटर लगा देना है। एग्जामिन यूरिन फॉर प्रोटीन, यूरिन का टेस्ट करवाना है हम लोगों ने प्रोटीन के लिए। क्लीन द माउथ रेगुलरली, माउथ को बार बार साफ करते रहना है। इमीडिएटली प्रिपेयर थिंग टू डील एन एमरजेंसी, सारी एमरजेंसी को डील करने के लिए आपने पहले से सारी तैयारी करके रखनी है। नो अनीमा एंड सपोजिटरी शुड बी गिवन बी अंटिल द एक्टिव कन्वर्शन स्टेज इज अंडर कंट्रोल विच इज़ विद इन 48 आवर्स, यानी कि 48 आवर्स के अंदर अंदर जब उसको एक्टिव कन्वर्जन स्टेज है, झटके लग रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, उस दौरान हम लोगों ने कोई भी अनीमा या सपोजिटरीज उसको नहीं देनी है। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने करना है। आगे है जी इक्विपमेंट नीडेड, सॉरी अब आगे अभी important consideration in caring of a woman with preeclampsia or preeclampsia, don't leave the woman alone, ठीक है, उसको अकेला नहीं छोड़ना। हेल्प हर इनटू द लेफ्ट साइड पोजीशन एंड प्रोटेक्ट हर फ्रॉम आर फॉल इंजरी, यानी कि वही जो ऊपर वाले बताए हुए थे वही हम लोगों ने ये सारा कुछ करना है, यानी कि उसको अकेला नहीं छोड़ना और उसको प्रोटेक्ट करना है इंजरी से। उसके ज़ुबान, उसके मुंह के अंदर कोई स्पैचुला रख देना है, उसको प्रिवेंट करते रहना है, एस्पायरेशन करते रहना है, यानी कि उसका मुँह साफ़ करते रहना है, ठीक है। और द ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट इन फॉर इक्लैम्शिया इन डिलीवरी, गिव मैग्नीशियम सल्फेट स्लोली ओवर 20 मिनट, रैपिड इंजेक्शन कैन कॉज रेस्पिरेटरी फेलियर और डेथ, यानी कि स्लो हम लोगों ने इसको मैग्नीशियम सल्फेट देना है। अगर हम लोग रैपिडली लगाएंगे तो उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फेल हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। इफ़ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अकर आफ्टर मैग्नीशियम सल्फेट डू नॉट गिव एनी मोर मैग्नीशियम सल्फेट। अगर उन्होंने बोला कि अगर उसको मैग्नीशियम सल्फेट लगाने से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया है, ब्रीदिंग उसकी लेस दैन 16 पर मिनट हो गई है, तो हम लोगों ने ना क्या करना है, उसको नहीं लगाना। गिव द एंटीडोट, उसको एंटीडोट देंगे। कैल्शियम ग्लूकोनेट 1 ग्राम 10 ml ऑफ 10% सोल्यूशन ओवर 10 मिनट्स देंगे हम लोग। डू नॉट गिव IV फ्लूइड रैपिडली, IV फ्लूइड भी हमने रैपिडली उसको नहीं देना। इफ़ डिलीवरी इज इमिनेंट, डिलीवर द बेबी फर्स्ट, अकम्पनी द वुमन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट टू द हॉस्पिटल। उन्होंने बोला कि अगर तो डिलीवरी होने हैं तो बेबी की पहले डिलीवरी करनी है, फिर हमने औरत के साथ हॉस्पिटल तक जाना है। कीप हर इन द लेफ्ट साइड पोजीशन, उसको लेफ्ट साइड पोजीशन में ही रखना है। इफ़ कन्वर्जन, अगर ड्यूरिंग द जर्नी गिव मैग्नीशियम सल्फेट एंड प्रोटेक्ट हर फ्रॉम अ फॉल और इंजरी, अगर सफ़र के दौरान उसको झटके लग पड़े हैं तो हम लोगों ने क्या करना है, मैग्नीशियम सल्फेट दे देना है, उसको इंजरी से प्रिवेंट करना है।
इक्विपमेंट नीडेड फॉर मैनेजमेंट ऑफ इक्लैम्शिया, बीपी अपरेटस चाहिए होगा, हमें ये इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। स्टेथोस्कोप चाहिए होगा, सक्शन अपरेटस चाहिए होगा, ट्रैकियोस्टमी सेट चाहिए होगा, ब्लॉक फॉर फुट ऑफ द बेड, ठीक है, यानी कि ब्लॉक बेड के फुट, बेड जिस टाइप पे उसका फुट होंगे उसको ब्लॉक करने के लिए वो बेड चाहिए होगा। किडनी बेसन गॉज वाइपिंग फॉर वॉमिटिंग के लिए चाहिए होगा। ट्रे चाहिए होगी जिसमें एक स्पैचुला हो, 2 एयरवे हों, 3 लार्ज साइज़ और स्मॉल इंजेक्शन हो। स्टेलाइज सिरिंजेस चाहिए, नीडल्स चाहिए गिविंग फॉर गिविंग लार्ज एंड स्मॉल इंजेक्शन देने के लिए। फीडिंग कप चाहिए, डिलीवरी ट्रॉली चाहिए, अ कोट एंड इक्विपमेंट फॉर रिससिटेशन ऑफ बेबी चाहिए, बेबी की रिससिटेशन के लिए ट्रॉली चाहिए। ड्रग डैट में भी रिक्वायर्ड शुड बी रेडी, जितने भी ड्रग्स चाहिए उसको हमने रेडी रखना है। डेक्सट्रोज सोल्यूशन चाहिए 5-10% या 1000 cc बैग्स चाहिए, ठीक है। डेक्सट्रोज 25 एम्प्यूल चाहिए। एंटीबायोटिक्स चाहिए। कार्डिक एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन मेथोडिक 10 to 30 mg ये चाहिए, हमें चाहिए होगा। आगे जी मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर। फर्स्ट स्टेज में हमने अगर क्लैम्शिया होगा तो क्या मैनेजमेंट करनी है। लेबर शुड बी इंड्यूस बाय रप्चरिंग द मेम्ब्रेन, लेबर को हमने रप्चर कर देना, मेम्ब्रेन को रप्चर कर देना लेबर स्टार्ट करने के लिए। सिंटोसिन ड्रिप शुड बी स्टार्ट, सिंटोसिन लगा देना है। पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने हैं, ब्लड प्रेशर चेक करना है, हाफ आवरली फीटल का हार्ट बीट चेक करनी है, हाफ आवरली आउटपुट इनपुट चार्ट मेंटेन करना है। पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना, पेशेंट को लेफ्ट लेटर पोजीशन में लिटाना है। सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे, डिलीवरी अगर होती है तो ठीक है, वरना फोर्स अप या वैक्यूम डिलीवरी कर लेंगे। नेवर गिव मेथर्जन नहीं देना, ये बीपीआई करेगा। थर्ड स्टेज में एक्टिव मैनेजमेंट वैसे ही करेंगे। थर्ड स्टेज की इफ कंडीशन गेटिंग वर्सनिंग सी सेक्शन परफॉर्म आफ्टर फिट एंड अंडर कंट्रोल। अगर तो कंडीशन ख़राब है तो फिर हम लोग सी सेक्शन करेंगे, तब करेंगे जब फिट्स कंट्रोल हो जाएंगे। इन्फॉर्म द पेडिट्रिशियन इफ़ नीड देन रिससिटेट, अगर बेबी को रिससिटेट करने की ज़रूरत है तो उसको रिससिटेट करना है और पेडिट्रिशियन को बुला लेना है हम लोगों ने। चेक द ब्लीडिंग देखनी है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इक्लैम्शिया के, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, दिमाग का हेमरेज हो सकता है, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस कोई क्लॉट हो सकता है, इंजरी टंग उसकी ज़ुबान की इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो सकती है, एस्फिक्सिया यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, लंग्स का एडिमा, ब्रोंकियल निमोनिया हो सकता है, बेबी को भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, मायोकार्डियल यानी कि हार्ट फेल भी हो सकता है। अब कॉजेज़ ऑफ डेथ इन इक्लैम्शिया, अब इक्लैम्शिया में डेथ क्यों होती है जी, वो सेरिब्रल हेमरेज की वजह से होती है, कार्डिक फेलियर की वजह से होती है, पल्मोनरी एडिमा की वजह से होती है, गुर्दे फेल होने की वजह से होती है, और जब निमोनिया हो जाता है उसकी वजह से होती है। तो ये सारी जो है ना इसकी कॉजेज़ बनती हैं। तो ये था जी हमारा इक्लैम्शिया का टॉपिक।